बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी बच्चे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने अपनी जो पिछली क्लास ली थी उसमें जाना था कि गोली दर्पण के विभिन्न बिंदुओं पर यदि गोली दर्पण के सामने, किसी अवतल दर्पण के सामने हम विभिन्न स्थितियों पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब हमें अलग अलग स्थितियों पर मिलता है। जैसे कि हमने अपनी जो पिछली क्लास ली थी उसमें जाना था कि हम यदि ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख दें तो उसकी इमेज आपको फोकस पर मिलती है। फिर आपने जाना था यदि आप उसको सी के परे रख दें कहीं, यदि आप उस ऑब्जेक्ट को कहीं यहां रख दें सी के परे, तो वो इमेज आपको कहां मिलेगी? वो बिटवीन सी एंड एफ मिलती है। उसके बाद आपने जाना था कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा आगे खिसका दिया था और उसे रख दिया था इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वक्रता केंद्र पर, तो आपने जाना था कि उसकी इमेज भी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इसके बाद फिर हमने देखा यदि हमने ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका दिया, सी और एफ के बीच में यहां कहीं रख दिया था, तो उसकी इमेज बन गई थी सी के परे। और उसके बाद हमने जो लास्ट स्थिति जानी थी वो था यदि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज मिली थी वो थी अनंत पर। अब हमारे पास एक स्थिति और बच गई है ऑब्जेक्ट के लिए, और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो स्थिति है एफ और पी के बीच में। तो चलिए आज हम यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया है। अब आप जानते हैं हम प्रकाश की पहली किरण के लिए हम सरल सा नियम यूज करते हैं। पहला नियम कि हम प्रकाश की किरण को इस मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम मानते हैं कि प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से सीधी रेखा में, एक समानांतर रेखा में चल रही है। कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण को देखिए हम समानांतर आपतित कर दिया हमने अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। तो आप जानते हैं कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चले, वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इसके मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी। वो प्रकाश की किरण यहां से इधर को गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई थी इसके परावर्तक पृष्ठ पर और परावर्तित हो गई इसके मुख्य फोकस से। चलिए हम दूसरी प्रकाश की किरण को अब की बार हम गुजारते हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या होगा आप जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो वो परावर्तक पृष्ठ पर जैसे ही आपतित होगी वो उसी दिशा में वापस भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, प्रकाश की किरण आपतित हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ इस दिशा में और फिर वो इसी दिशा पर वापस भी हो गई। अब आप पाएंगे कि यदि हम आगे को तो देखिए फैलती हुई जा रही हैं, लेकिन अगर हम इन प्रकाश की किरणों को कहीं पीछे को मिला दें तो क्या होता है देखते हैं। हमने जो प्रकाश की किरण जो आ रही थी आपतित होकर के जो लौट रही थी, उन प्रकाश की किरण को जो पीछे को मिलाया तो हमें ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहां पर वास्तव में मिल नहीं रही है, यहां पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश की किरणें यहां पर को मिल रही हैं। तो ये जिस बिंदु पर मिलती हुई हमें प्रतीत होती है, जैसे कि वो यहां पर मिलती प्रतीत हो रही है, तो यहां पर को एक हमें इमेज मिल जाती है। और वो इमेज कैसी होगी देखिए, क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसका जो हिस्सा टॉप वाला हिस्सा है, ये ए वाला हिस्सा है ना, इससे जो पहली प्रकाश की किरण गई थी वो हिस्सा हमेशा ए वाला ही बना रहेगा। यानी कि ये जो प्रकाश की किरण देखिए यहां को गई, परावर्तन के बाद देखिए जब हमने इसे पीछे बढ़ाया तो ये हिस्सा यानी कि यहां पर को इस इमेज के लिए ये हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा ही बना रहेगा, तीर वाला। तो आप देख रहे कि इमेज हमें सीधी मिल गई है। बताइए ये इमेज आपको कैसे दिख रही है आकार में? बिल्कुल सही बताया है आपने, ये इमेज है बड़ी। अब दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि ये इमेज रियल है या फिर वर्चुअल, ये वास्तविक है या फिर आभासी इमेज है। सोचिए ये कैसी इमेज है। बिल्कुल कुछ बच्चों ने सही सोच लिया है, ये इमेज है आभासी इमेज। क्यों है आभासी इमेज? देखिए इसके क्या क्या कारण है कि ये आभासी इमेज है। पहला कारण तो है कि ये इमेज उसी डायरेक्शन में बन रही है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है ये आपतित किरण की दिशा में ही बन रहा है। पहला कारण है इसके आभासी होने का, वर्चुअल होने का। दूसरा कारण, ये जो इमेज बनी है ये इमेज बनी है मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बनी है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण है कि हम इस इमेज को किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते, हम इस इमेज को किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, इसलिए ये इमेज हो गई आभासी। तो हम कह सकते हैं यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम रख दें बिटवीन पी एंड एफ तो उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है कैसी बनेगी? आभासी इमेज।
अब देखिए इसका ये जो आपका रे डायग्राम है, इसका यूज कहां पर होता है? इसका यूज करते हैं दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट। जब वो आपके दांत को देखते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कल्पना कीजिए ये आपका दांत है जिसमें कैविटी है ना, आपका दांत जिसमें कैविटी है। अब वो दंत चिकित्सक क्या करते हैं, उनके पास एक दर्पण होता है, छोटा सा गोल दर्पण होता है। अगर आप गए होंगे डेंटिस्ट के पास तो आपने देखा होगा, वो उस दर्पण को कुछ इस प्रकार से आपके दांत के सामने रखते हैं कि आपका दांत उस दर्पण के फोकस और पोल के बीच में आ जाए। तब उन्हें एक इमेज दिखाई देती है, उस दर्पण के अंदर कहीं उन्हें एक इमेज दिखाई देती है, और वो इमेज इस दांत की कैसे दिखेगी, उनको सीधी और बड़ी इमेज। जिससे क्या होगा, यदि इस दांत में कोई कैविटी हो रही है इतनी छोटी, तो उन्हें इस दर्पण के भीतर जो इसकी इमेज दिखेगी उसमें दांत इतना बड़ा दिखाई दे रहा है सीधा, और वो कैविटी भी उनको बड़ी सी दिखाई देगी। तो इस स्थिति का यूज डेंटिस्ट कुछ इस प्रकार से करते हैं। चलिए टेबल की सहायता से जान लेते हैं कि हमने क्या सीखा इस स्थिति के लिए। तो चलिए इस टेबल की सहायता से जानते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा यदि बिंब की स्थिति हो F और P के बीच में, तो हम यहां लिख देते हैं F तथा P के बीच में, तब प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब का आकार दिख रहा है हमें बड़ा, विवर्धित, मैग्नीफाइड कहेंगे आप इसे। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी और सीधी। आभासी वर्चुअल और सीधी इरेक्ट। तो ये हमें इस स्थिति से पता चला, और हमने ये भी जाना कि डेंटिस्ट किस प्रकार से इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये स्थितियां थी अवतल दर्पण के सामने यदि हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तब की। आज आपने घर से होमवर्क में करना है अवतल दर्पण, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए आपने जो प्रश्न करना है वो करना है अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियों के लिए। जब अवतल दर्पण के सामने आप किसी ऑब्जेक्ट को विभिन्न स्थितियों पर रखते हैं तो उसके लिए आपने ये टेबल बनानी है। तो आपका आज का प्रश्न हो गया कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर बिंब को रखने के लिए एक टेबल बनाइए। इस टेबल की सहायता से आपने क्लियर करना है। अगली क्लास में हम जानेंगे यदि हम उत्तल दर्पण के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है। आज के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू।